एग्जाम रूम में उपस्थित है। गाइस, सफदरगंज हॉस्पिटल में जो वैकेंसी थी तो उनमें 2 पोस्टों का और डीवी की डेट और इंस्ट्रक्शंस और कौन-कौन से कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं और कितने लोगों को डीवी के लिए बुलाया गया है, वो कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं और फटाफट से अपनी फैमिली फ्रेंड्स में जितने भी डाला हो आपके संज्ञान में हो उन सबको शेयर कर देना क्योंकि डीवी डेट कोई ज़्यादा दूर नहीं है। ठीक है? चलिए मैं शुरू करता हूँ। देखो इसमें जो ये सीरियल नंबर ये तो एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग इसका मतलब नहीं। 2 पोस्टों का भी है, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और नर्सिंग अटेंडेंट का। ठीक है? आपका रिजल्ट आ चुका है, रिजल्ट की मैंने वीडियो बना दी है, आप चाहे तो अपना रिजल्ट देख सकते हैं, अपना पीडीएफ है उसमें डाउनलोड करके अपना चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आपकी जो डीवी की डेट है वो है 28, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की है 28 एंड 29। ठीक है? बेसमेंट कहाँ है, एड्रेस क्या है आपका? बेसमेंट हॉल बीएमएमसी बिल्डिंग सफदरगंज हॉस्पिटल। नेक्स्ट आपको बता दूं इसमें नर्सिंग अटेंडेंट का है 30 तारीख को और 31 तारीख को। ठीक है? आपका डीवी और बेसमेंट हॉल है और जो वेन्यू सेंटर है वो सेम है बीएमएमसी बिल्डिंग सफदरगंज हॉस्पिटल। अब बात करते हैं कौन कौन से कैंडिडेट इस डीवी में जा सकते हैं। ठीक है? जैसे कि आप देख सकते हैं कि दूसरा पॉइंट ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू कम अलोंग विद ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। ठीक है? बट बताया नहीं है इसमें कि जितने भी कैंडिडेट आए वो सब अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके आए, पर क्या क्या वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है? द ऑल द कैंडिडेट रिक्वेस्टेड टू रीड ऑल द इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन गिवन इन द नेक्स्ट पेज। एनएक्सियर ए में जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हैं वो भी मैं आपको वन टू वन डिस्कस करूंगा क्योंकि ये वो आपके टीवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फोर्थ पॉइंट आपके लिए क्या है, द लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट फॉर शॉर्ट लिस्टेड एंड कॉल्ड फॉर डीवी। ठीक है? एज आल्सो एनक्लोज्ड एंड द डेट ऑफ एनएक्सियर बी में। ठीक है? जो भी कैंडिडेट को डीवी के लिए बुलाया गया है ना, जो भी उनकी सारी लिस्ट एनएक्सियर बी में दी गई है। ये जो डिप्टी डायरेक्टर है अशोक कुमार पाल ने, इन्होंने 22/5 को मतलब अभी 2 दिन पहले आपको ये उन्होंने 22/5 को दिया है, पर ये जो इवनिंग में नाइट में ही आया था तो मैं 2 दिन पहले ही आपको बोलूंगा, 2 दिन पहले ही की यही अपडेट है आपकी। अब बात करते हैं इंस्ट्रक्शन। पहले मैं ये बात कर लेता हूँ कि कितने कैंडिडेट इसमें सिलेक्टेड है। ठीक है? इसमें एनएक्सियर बी में ये देखिए, एनएक्सियर बी में ये कुल कैंडिडेट है, ये रैंक नंबर दिया गया है। ठीक है? अब मैं रैंक नंबर से ही आपको ये चीज बता देता हूँ क्योंकि इसमें सारे रैंक सीरियल वाइज है। ठीक है? क्योंकि रैंक तो ऑलवेज सीरियस वाइज ही होगी। तो कुल कैंडिडेट कितने हैं इसमें, कितने बात है। एक बात आपको, क्योंकि देखो यहाँ पे रैंक चेंज हुई है 499 से लेके 526, मे बी एलिजिबिलिटी या कोई भी इशू आपका रहा हो, ये चीज हो सकती है ना। ये चीज आप चेक कर सकते हो, सबसे बेटर ये रहेगा। मैं आपको पीडीएफ का, इस पीडीएफ का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। आप फटाफट से जाना, मैं डाल दूंगा डीवी नोटिस है ना, एमएलटी एंड एनए नर्सिंग अटेंडेंट दोनों का डाल दूंगा, नर्सिंग अटेंडेंट का है ना। तो फटाफट से जाना अपना इसमें फिल्टर आउट कर लेना। वैसे इसमें जो भी कैंडिडेट है ना इसमें, क्योंकि ऊपर रैंक वाइज में कंप्लीटली नहीं बोल सकते क्योंकि आगे पीछे है रैंक। ठीक है? क्योंकि ये यहाँ पे जो आपकी जो शेड्यूल, ये जो सीरियल नंबर बना है ना, ये आपका नंबर ऑफ आपके कितने मार्क्स गेन किए उसके अकॉर्डिंग है और आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसके अकॉर्डिंग है। कंप्लीट उसके अकॉर्डिंग मेन चीज है, मार्क्स के अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना। तो ये लिस्ट थी कुल 2972 तक, यहाँ तक आया हुआ है, बट बीच में बहुत लूप्स है। तो फटाफट से आपका केवल एक ही तरीका है, आपको फटाफट से फिल्टर आउट कर लेना है कि आपका इसमें रोल नंबर है या नहीं। दैट्स इट, क्योंकि रोल नंबर से ज्यादा बेटर कुछ भी नहीं हो सकता फिल्टर आउट करने का। चलिए मैं आता हूँ इंस्ट्रक्शंस पे कि आपके लिए इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है, क्योंकि इसके बिना आपकी बहुत आपका डीवी ही नहीं होगा। ठीक है? तो आपको इन पता, ये इंस्ट्रक्शन को पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताता हूँ, चलिए शुरू करते हैं। इंस्ट्रक्शन फॉर द डीवी डॉक्यूमेंट आप देख सकते हैं। फर्स्ट, एसएसटी की वेबसाइट फॉर डाउनलोडिंग द डीवी एडमिट कार्ड। वेबसाइट पे जाना है, जैसे मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस बताया था वैसे ही आपका डीवी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का सेम प्रोसेस है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आपके लिए ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th है ना, ऑनवर्ड मेंशन इन योर एप्लीकेशन एंड सपोर्ट ऑफ योर क्वालिफिकेशन एज कास्ट कैटेगरी एक्सपीरियंस, कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बता दूं, आपकी 10th से लेकर आपकी जो भी आपने पोस्ट के लिए आप भर रहे हो उसके लिए जो भी एलिजिबिलिटी इन्होंने मांगी गई है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं विद एक्सपीरियंस। ठीक है? अगर एक्सपीरियंस मांगा है तो एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है? तो वो सारे डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना, प्लस आपने कोई भी एज कास्ट से आप मतलब एज कैटेगरी को मतलब एज रिलैक्सेशन आप बिलोंग कर रहे हो या फिर कास्ट कम्युनिटी के अकॉर्डिंग आप कुछ रिलैक्सेशन बिलोंग कर रहे हो। ठीक है? तो वो आपको वो वाले सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। दूसरा एक्सपीरियंस, अभी यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए थोड़ा एक इशू आ रहा होगा कि अभी मुझे कौन सा लेके जाना है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो चुका है। तो क्रुशियल डेट इसकी क्या मानी जाएगी, क्या 1/4/2024 से पहले वाला जो सर्टिफिकेट को माना होगा या फिर नया बनवाना पड़ेगा। वेट वेट वेट, मैं दोनों लोगों को बता दूंगा, और एससी के लिए और यूआर के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अलोंग विद द कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म, इसके साथ साथ आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको भी आपको लेके जाना है। ठीक है? डॉक्यूमेंट में। नेक्स्ट आपका जो पॉइंट बी इसमें द फोर कॉपी ऑफ द रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अलोंग विद द एडमिट कार्ड इशूड बाय द एचएलएल एंड द सीबीटी फॉर द सीबीटी। देखो आपको जो रिसेंट आपकी पासपोर्ट साइज फोटो होगी, और मैं सीधी सी बात बता दूं, जो आपकी एडमिट कार्ड में लगी होगी है ना, फॉर्म भरते वक्त या जो एडमिट कार्ड में आपने लगाई होगी वही फोटो लेके चले जाना। ठीक है? या फिर आपने कोई रिसेंट करवाई हो उससे सिमिलर हो पर फॉर्मल होनी चाहिए। ठीक है? स्पैक्स या सेल्फी टाइप का की कोई भी नहीं चलेगी फोटो ना, फॉर्मल होनी चाहिए फोटो आपकी। और आपका जो भी एडमिट कार्ड मतलब एग्जामिनेशन जो हुआ था हमारा, ठीक है, तो वो भी आपको एडमिट कार्ड लेके जाना है इशूड बाय द अलोंग विथ। ठीक है? अलोंग विथ उसके साथ साथ
नेक्स्ट आपका, क्योंकि उसमें मोहर लगी थी, ये चीज़ उसमें कहा था कि आपको जब डीवी वगैरह होगा तो उसमें जरूरत पड़ेगी, तो आपने एडमिट कार्ड संभाल के रखा है या नहीं, ये अब आपकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, मल्टीपल सेट्स ऑफ द फोटोकॉपीज ऑफ द ऑल द सर्टिफिकेट्स एंड द मार्कशीट स्टार्टिंग फ्रॉम 10th एंड ऑनवर्ड। देखो आपके जितने भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट्स को आप जो लेके जा रहे हो कैरी करके, उसके मिनिमम मल्टीपल सेट्स मैं आपको बता दूं 4 सेट्स करके जाना, 4 से 5 सेट करके जाना। ठीक है, क्योंकि इसमें 4 सेट्स ऑफ रिसेंट पासपोर्ट फोटो कॉपीज मांगी है फोटो की आपकी। ठीक है, तो एज इट इज 4 से 5 सेट तो आप बना के ही लेके जाना, क्योंकि ये हो सकता है कि देखो एक तो दो तो आप मान के चलो, ठीक है, कि आप जाओगे दो तो पक्का कंज्यूम हो ही जाएंगे। ठीक है, एक में वो हो सकता है आपको एक वैलिड मतलब एक रिसीविंग दे दें, ठीक है, और एक एक तो हो सकता है आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में आपको भेज दें, आपके कंसर्न डिपार्टमेंट में भेज दें, तो वो चीज़ उनके पास, और एक वो अपने पास भी रखते हैं अपने पास, और एक अपने हायर अथॉरिटी से बात करें, तो मिनिमम 4 से 5 सेट्स आप करके जाना। ठीक है, ये एक में एक जो फॉर्मल जो मतलब जो जो होता है प्रोसेस होता है, मैं वो बता रहा हूँ जो मैंने डीबी फेस किया है। ठीक है, पर्टिकुलर ये भी हो सकता है कि आप, मैं बोल रहा हूँ 5 सेट करा के जाओ, अब वहाँ पे आपके 2 ही 3 सेट आपकी यूज हो, बट एक्स्ट्रा एक्सेस एक्सेस होने में कोई बुराई नहीं है, पर कम होने में आपके लिए दिक्कत है। नेक्स्ट, आपके लिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपको ओरिजिनल लेके जाना है इन प्रिस्क्राइब फॉर्म। ठीक है, प्रिस्क्राइब फॉर्म सीधी सी बात है, आपने अपना जैसे कि तहसीलदार वगैरह से जो भी आपने इशू करवाया होगा, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही प्रिस्क्राइब ऑनलाइन वाला जो फॉर्मेट होता है वही फॉर्मेट होता है। दैट्स इट। नेक्स्ट, कौन कौन से उसमें जो अथॉरिटीज होती है जो इशू करनी चाहिए, मजिस्ट्रेट, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर एंड कलेक्टर ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट और एनी अथॉरिटी एम्पावर फॉर दिस। ठीक है, द कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस। देखो जो मैंने आपको ऊपर बता रहा था कि ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी के लिए क्रुशियल डेट एंड इशूइंग अथॉरिटी का इशू होता है, तो वो मैं आपको बताते जा रहा हूँ, क्योंकि देखो जो कंडक्टिंग डीवी कराते हैं तो उनको भी पता होता है कि मतलब अब क्रुशियल मतलब ईयर चेंज हो चुका है, तो अब हमारे क्या नॉर्म्स होंगे, क्या रूल्स होंगे। तो ठीक है, जो ओबीसी देखो यहाँ पे तहसीलदार नहीं लिखा है, तो इसके लिए घबराना नहीं है, क्योंकि 99% मैं अपना खुद बता दूं, मेरा मेरे फ्रेंड का ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी सर्टिफिकेट है ना, वो तहसीलदार द्वारा ही है, तो दैट इज वैलिड, है ना। यहाँ पे लिखा नहीं है, यहाँ पे एक चीज लाइन लिखी हुई है, और एनी अथॉरिटी एम्पावर फॉर दिस, और कोई भी अथॉरिटी जो इसको मतलब इशू करने की अथॉरिटी रखती है अपने पास, एम्पावर उसके पास पावर है, तो वो भी वैलिड है। ठीक है, तो कोई आपका दिक्कत नहीं, सीधी सी बात है, आपका ऑनलाइन वाला सर्टिफिकेट चाहिए, ऑफलाइन वाला तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। नेक्स्ट, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी शुड बी प्रिस्क्राइब परफॉर्मर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बस बट इस चीज का विशेष ध्यान रखना, जो भी आपका सर्टिफिकेट है वो सेंट्रल वाला होना चाहिए, उस पर लिखा होना चाहिए यही चीज, ये यहाँ पे लिखे, यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन लिखी होगी उसमें, अप्लाइंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये ऑब्वियसली उसमें लिखा होगा। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि लिखा ना हो। ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होगा उस पर ये लाइन लिखी होगी, और स्टेट गवर्नमेंट वाला होगा तो यहाँ पे केवल आपकी जो भी स्टेट गवर्नमेंट होगी उसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जगह वहाँ पे नाम होगा, है ना। फाइनेंशियल ईयर आपका कौन सा होगा, 22-23 वाला होगा, और आपका क्रूशियल डेट कितनी होगी, आफ्टर 1/4/2023, बस अपने का झंझट ही खत्म। ठीक है, 1/4/2023 के बाद वाला। ठीक है, मतलब आपका अभी मई चल रही है ना, और आपका जो अभी नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं, पुराना वाला ही अपना चल जाएगा। दैट्स इट। ठीक है, बट एक चीज दे रख लेना, उसमें इशूइंग डेट 1/4/2023 से लेके 1/4/2024 के बीच की होनी चाहिए, या फिर करंट आज की मैं जो डेट बता रहा हूँ आज से होनी चाहिए, 24 से। ठीक है, 24/5 है ना, तो 24/5 तक होनी चाहिए। तो अब सीधी सी बात है, उन्होंने कहते 1/4/2024 के 23 के बाद वाला चाहिए, तो ऑब्वियसली जिसने फॉर्म भरा होगा उस वक्त उसके पास होगा ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपको बात कर लेता हूँ, तो अब आपका माइंड से ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैंडिडेट माइंड से अपना क्रूशियल डेट का इशू हटा दीजिए, क्लियर कट हो चुका है सब कुछ। द कैंडिडेट आर सीकिंग एज रिलैक्सेशन एंड इनव्यूइंग फॉर द गवर्नमेंट एज ए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड द कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू ब्रिंग देयर रिक्वेस्ट सर्विस सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड द एनओसी फ्रॉम द कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन। देखो बहुत से लोगों को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो सब कैटेगरी का, है ना, वो दो तरीके का होता है। एक तो होता है आपका एज रिलैक्सेशन वगैरह कुछ ले रहे हो, या फिर आप एज रिलैक्सेशन या फिर कोई भी रिलैक्सेशन ले रहे हो, कौन सा, सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग आप ले रहे हो, अगर आप रिजल्ट में देखोगे तो बहुत सी जगह आपको जो सब कैटेगरी में लिखा होगा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। ठीक है, तो इन द केस आपको क्या करना है, आपकी जो सर्विस बुक होती है वो लेके जाना है। ठीक है, अपनी कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन से, अथॉरिटीज जो हायर अथॉरिटीज होती है वहां से आपको एनओसी सर्टिफिकेट ले लेना है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई भी चीज में थोड़ा डिले चल रहा हो, है ना, थोड़ा टाइम लगे, तो मेल वगैरह का जो ऑफिशियल मेल्स होते हैं उनको थोड़ा यूज करके चले, और थोड़ा अपने फोन को यूज करके थोड़े मतलब अपनी हायर अथॉरिटी से खुद बात करके या फिर किसी भी तरीके कांटेक्ट करके जल्द से जल्द इस काम को कराने का प्रयास करें। ठीक है, विदाउट एनओसी की ऐसा नहीं है, कोई भी डॉक्यूमेंट के बिना अगर आप चाहोगे तो रिक्वेस्ट करोगे तो आपका वो चीज वैलिड हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आप जिस डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आप वहां खड़े हो, ठीक है, और आपके पास वही डॉक्यूमेंट नहीं है, तो दैट इज नॉट टू बी वैलिड टू बी कंटिन्यू योर डीवी। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को माइंड अपने प्रॉपर करके चलनी है। लेकिन हाँ ये भी चीज़ है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐसी मार्कशीट है, जैसे मान सकते हैं आपका जैसे कि डीएमएलटी है या फिर एमएलटी है, एक्स वाई जेड जो भी आपका टेक्निकल फील्ड है, या फिर 10th 12th है, बाई मिस्टेक आप लैप्स कर गए हो, ठीक है, आप ला रहे थे, आप घर पे भूल गए हो, ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक प्रोसेस है कि जैसे कि जो हमारा डिजी लॉकर होता है उसमें हमारी मार्कशीट होती है ओरिजिनल। ठीक है, तो उसको आप ओरिजिनल प्रिंट निकलवा के आप वहाँ
एज ए कंसर्न डिपार्टमेंट के थ्रू एक मे भी हो सकता है वहाँ पे आपको नोटरी वगैरह या फिर जैसे कि 10 रुपये के स्टैम्प पेपर पे वो लिखवाएं, ठीक है, तो आप उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकते हो और फिर वो 1 to 1 वीक का आपको टाइम देंगे कि आपको 1 वीक के अंतर्गत या फिर ज्वाइनिंग के वक्त आपको वो चीज़ डॉक्यूमेंट सबमिट करना होगा, ठीक है, तो वो चीज़ आपका चल जाएगा क्योंकि आपके पास वो चीज़ है ना। आप फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, पर ये है कि अपनी तरफ से आपको कंप्लीट 1 to 1 एक पेज पे लिख लेना है कि मैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जा रहा हूँ, मैंने सारे डॉक्यूमेंट रख लिए हैं कि नहीं, और एक से नहीं 2-3 बार वेरीफाई कर लेना और घर में सबको बोल देना कि मैं भूल ना जाऊँ ठीक है, मैं भूल जाता हूँ, मैं सीरियस बात है, मैं सबको बोल देता हूँ कि मैं ये चीज़ें मुझे ले जानी है, मुझे ध्यान दिला देना, ठीक है, फैमिली का या मतलब ही यही होता है। ए टेली फिल्ड फॉर्म ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है, जो भी चीज आपको जो फॉर्मेट होगा या फिर जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो फॉर्म होगा वो आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है, अलोंग विद द प्रेफर्ड हॉस्पिटल रैंक मेंशन इफ एप्लीकेबल फॉर द कंसर्न पोस्ट। देखो ये चीज आपकी आपकी टीवी आपके जो पोस्ट के अकॉर्डिंग डिपेंड करती है कि अगर वहाँ पे वैलिड है ना, तो वो एक फॉर्म आपके साथ, उसके साथ जब आप डीवी का फॉर्म निकालोगे ना, डीवी एडमिट कार्ड, तो मे भी उसके साथ कोई फॉर्म भी निकलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिलअप करना पड़ेगा कि आपकी रैंक कितनी है, पोस्ट कितनी है, और मे भी ये चीज हो सकता है कि ये जो फॉर्म है ये वहाँ पे आप डीवी के टाइम आपको भर पाए, तो ये डिपेंड करता है आपकी ऑल इन ऑल आपकी पोस्ट पे, आपकी रैंक पे, दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट आपके लिए क्या दिया गया है, इफ द एनी ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट बाय एनी यू एंड इन द एप्लीकेशन इज ऑन वेरिफिकेशन फाउंड इनकम्प्लीट और रॉन्ग, अगर आपके एप्लीकेशन में और आपकी डीवी में, ठीक है, अगर कोई भी चीज इनकम्प्लीट पाई जाती है या फिर कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, और इफ यू आर फाउंड टू बी हैव willful suppressed material information, ठीक है, relevant to the consideration of your case without the prejudice, ठीक है, to any other actions that may be taken the consequence, ठीक है, अगर आपने कोई भी प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, कोई चीज़ भूल गए हो या फिर कोई मिसलीड हो गया या फिर कुछ मिले, अगर आपको ना बिना बताया आपने ऐसे ही कंटिन्यू कर दिया और वो चीज़ पकड़ के, तो फिर जो भी कॉन्सिक्वेंस होंगे उसके रिगार्डिंग कोई भी चीज़ इरेलीवेंट इनकम्प्लीट या रॉन्ग के अकॉर्डिंग, है ना, तो वो चीज़ होगी तो वो आपको रिजेक्ट करेगा, और दूसरा योर कैंडिडेट विल बी समरी बी रिजेक्टेड एंड यू विल नॉट बी कंसीडर एज अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट। और फिर दूसरी बात मैं आपको बता दूं, आपका डीवी हो रहा है ये आपका टोटली प्रोफेशनल है। देखो हम लोगों की जितनी भी गवर्नमेंट पोस्ट होती है, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी बेसिस पे हो, ठीक है, तो दोनों ही पोस्टें होती हैं वो प्रोविजनल होती हैं अंटिल 2 पीरियड, क्योंकि प्रोबेशन पीरियड आपने सुना होगा 1 ईयर टू 2 ईयर होता है मैक्सिमम, ठीक है, तो डिपेंड अपन पोस्ट टू पोस्ट डिपेंड करता है, ग्रुप सी, ग्रुप बी का मैक्सिमम होता है 2 ईयर का, है ना, तो मैं वो ही मान के चलता हूँ, तो वो चीज़ आपको मान के चलेंगे अगले 2 साल तक भी आप कंफर्म नहीं है, आफ्टर 2 ईयर, है ना, तब आप कंफर्म होते हो, तो अभी तक आपका प्रोविजनली ही माना जाएगा, और अगर कोई भी मिसलीड इनकम्प्लीट या रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पाई जाती है आपके एप्लीकेशन में, आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी डॉक्यूमेंट मिसलीडिंग करता पाया जाता है, तो आपका कंटीजेंट कैंसिल किया जाएगा और मे बी आपके खिलाफ एक्शन भी किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आपके लिए क्या गया है, देखो डीवी के लिए आप आओगे कोई भी रुपया टका आपको नहीं दिया जाएगा, नो टी एंड ड्राइविंग अलाउंस एंड ड्राइविंग अलाउंस नॉट टू बी, ठीक है, टू बी पेड फॉर अटेंडिंग द वेरिफिकेशन। एक चीज मैं बता दूं, एक दिन पहले पहुंच जाना, ठीक है, सफदरगंज हॉस्पिटल के बाद भीड़ बहुत लगती है, और मेट्रो का प्रयोग करना, ऑटो या फिर अपनी कैब या फिर अपनी कार का प्रयोग में भी प्रोहिबिट करना, ये मेरा कंसर्न है क्योंकि मैं वहां से मतलब निकला हूँ, बहुत बार निकलता हूँ भाई, इतना स्टक रहता है, सत्य बता रहा हूँ, गाड़ी चलाना क्लच पे गाड़ी चलाई है, आप ये समझ सकते हो, केवल क्लच पे, एक्सीलेटर तो मैंने केवल ब्रेक पे ऊपर चढ़े थे, है ना, तभी मारा है बस। नेक्स्ट आपके लिए क्या है, सफदरगंज LHSMS RML रामानंद लोहिया हॉस्पिटल KSS RSTC, ठीक है, रिजर्व द राइट टू द पोस्टपोन एंड डिफरिंग द डेट ऑफ द वेरिफिकेशन फॉर विच ड्यू द इंटीमेशन विल बी सेंड टू यू, ठीक है, अपलोडिंग ऑन द SJS, ठीक है, LHS RML and KSH and RSTC website। In this event no claim will be entertained against the cancellation charges of the tickets and otherwise these organizations otherwise why, ठीक है, RSTC। The also a candidate should be scheduled for the verification on a date may be have to overstay by more not more than 1 day, for which he and she should be make arrangement at his own expenses। देखो सीधी सी बात है, अगर ऐसा होता है किसी भी कारणवश आपका डीवी जो है ना वो पोस्टपोन होता है, ठीक है, और या फिर डेट चेंजमेंट होती है, किसी भी कारणवश हो सकता है, तो इन द केस वो आपका कोई भी एक्सपेंसेस या फिर टिकट कैंसिलेशन आपको करना पड़ रहा है जाने की, तो वो चीज़ उसके लिए वो चीज़ कोई भी एक्सपेंसेस नहीं देंगे, ठीक है, जो भी अरेंजमेंट होंगे, है ना, मे बी उन्होंने कहा हैव टू बी ओवर स्टे बाई नॉट मोर देन 1 डे फॉर विच, ठीक है, अब एक दिन से ज़्यादा रुकने की आपको कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है, बट अपना अरेंजमेंट आप खुद जाने, इनको कोई मतलब नहीं है, आप सही टाइम पे आ जाएंगे तो आपका डीबी होगा, दैट्स इट। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है एनओसी है आपके लिए, फॉर फ्रॉम द डिपार्टमेंटल सर्विस सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब परफॉर्मा wherever application form your department and organization may be submitted at the time of the TVM in case of the central government, state government and the autonomous body employ only। देखो यहाँ पे मैं आपको चीज आपको क्लियर कर दूं, बहुत से लोग जो प्राइवेट कैंडिडेट प्राइवेट कंपनी वगैरह में जॉब करते हैं, यहाँ पे आपके लिए ये ऑटोनोमस बॉडी एम्प्लॉयज, ठीक है, ओनली, तो ये जो आपको जो भी एनओसी सर्टिफिकेट करना है डिपार्टमेंटल सर्विस सर्टिफिकेट वाला, ये वही को करना है जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट या फिर किसी ऑटोनोमस बॉडी में आप एज ए एम्प्लॉय हो, केवल ओनली उनको, बाकी और किसी के लिए कोई भी जरूरी नहीं है। देन यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट द, और आपने ये चीज क्लेम की है,
ठीक है, कि मैं इतनी जगह ये चीज़ सर्विस कर रहा हूँ। ठीक है, वो होपफुली जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट वाले एम्प्लॉय होते हैं वही चीज़ लेते हैं, बाकी जो ऑटोनोमस बॉडी वाले तो छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट, देन यू आर रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट एट द वेन्यू, ठीक है, बिफोर द 30 मिनट्स ऑफ द रिपोर्टिंग टाइम द पॉजिटिवली फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट। देखो, आप इन्होंने कहा कि 30 मिनट पहले आप रिपोर्टिंग टाइम से पहले आ जाएंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एक की बात है तो फटाफट से जाना, टाइम से पहले पहुंचना, आधा घंटा बोल रहे हैं, 1 घंटा का गैप लेके चलना, वहाँ का इन्वायरमेंट समझना, ठीक है, अपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लेना, अपनी फोटोज को एक पाउच में रखना, जिसने कि इसमें इन्होंने 4 फोटोज आपके लिए बोली है, आप 8 फोटो लेके जाना। ठीक है, क्योंकि एकदम वो अटेंडम अगर बोल देंगे एक फोटो भी एक्स्ट्रा तो फिर आप क्या वहां से बाहर से प्रिंट आउट करवाने जाओगे क्या? तो अपने पास 4 से मिनिमम 8 फोटो आप लेके जाइए, एक आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द एलोकेशन ऑफ द हॉस्पिटल इज द कंटीजेंट अपॉन द कैंडिडेट एंड द मेरिट स्कोर द हॉस्पिटल प्रेफरेंसेस सबमिटेड बाय देम एंड द एबिलिटी। जो भी हॉस्पिटल का एलोकेशन है वो आपके मेरिट स्कोर पे, कैंडिडेट के मेरिट स्कोर पे डिपेंड करेगा, हॉस्पिटल प्रेफरेंसेस पे डिपेंड करेगा, जो भी सीट्स अवेलेबल सीट्स होंगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, जो भी आप सबमिट करोगे विद इन द रेस्पेक्ट एंड हॉस्पिटल एंड द इंस्टीट्यूशंस टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द एप्लीकेबल रिजर्वेशन क्राइटेरिया। ठीक है, जो भी देखो रेस्पेक्टिव जो हॉस्पिटल है एंड इंस्टीट्यूशन है वो उसके पास कंप्लीट आपके पास अथॉरिटी है, आप चले भले इस चीज को कह सकते हो कि मेरी इतनी रैंक है, मैं इस हॉस्पिटल में जाना चाहता हूँ, आपको मिलेगा, बट फिर भी उनके ऊपर भी डिपेंड करता है। It is imperative that to be noted that the ultimately authority of the hospital allocation and the rests solely on the discretion of the Safdarganj hospital। देखो, जो भी चीज आपका इशू है चेंजमेंट होगा, वो सब चीजें आपकी अथॉरिटी सफदरगंज हॉस्पिटल में होगा। ठीक है, BMMC सफदरगंज हॉस्पिटल का ही वर्धमान करके, अपने नाम, मुझे नाम पूरा नहीं दिमाग में आ रहा, पर वर्धमान करके है BMMC का नाम, है ना, वही सफदरगंज हॉस्पिटल है और वहीं पे आपका सब कुछ होगा। ठीक है, सारी अथॉरिटी उसके अंतर्गत है, सारे अथॉरिटी। नो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल्स, कैमरा एंड वॉच नॉट अलाउड इन द DV हॉल। ठीक है, तो अपने आप एक मतलब बैग लेके जाना, या फिर वहां पे आपको सुविधा मिलेगी कि उसको बाहर रखने के लिए। ठीक है, ये सब इसके लिए। और हाँ, बहुत सी चीजें होंगी, कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह हो, प्रिंट आउट वगैरह निकालना हो, आपकी समझ में अगर लग रहा हो कि ये चीज वहां पे दिखाना जरूरी है, ठीक है, तो आप लेके जाना प्लीज, है ना। तो या जब इन्होंने पहले कह दिया कि मोबाइल वगैरह अलाउ नहीं, कैमरा अलाउ नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग बंदे ब्लॉगिंग भी ना करने लगे वहां पे जाके, तो मेरे ख्याल से ये इसलिए ये चीज प्रोहिबिट की गई है। नेक्स्ट, अब ये देखो लिस्ट आ गई है 1 to 1 कैंडिडेट की रैंक वाइज, तो अपना अपना देख लेना भाई, फटाफट से जाओ अपना जो अपने रिजल्ट देख लेना, रिजल्ट के अकॉर्डिंग। और दूसरा मेन चीज इसको देख लेना, इस पे ये जो इंस्ट्रक्शन वाली है ना, आप अपनी तरफ से भी पढ़ लेना, मैंने आपको 1 to 1 बता दिया है। अगर कोई भी मिस्टेक अगर हो गई तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अवगत करा दीजिए कि भाई आपसे ये गलती हो गई है, या ब्रदर आपसे ये गलती हो गई है, तो मैं उसको शॉर्ट आउट कर दूंगा, या फिर उसको अगर एडिट कर सकूंगा तो उसको कर दूंगा। नेक्स्ट, आपको मैं एक चीज बता दूं, इसमें आपको इसी में आपको जैसे जो पोस्ट है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और नर्सिंग अटेंडेंट, दोनों की जो पोस्ट है आपको यहीं पे इसी PDF में आके अपना फिल्टर आउट करना है, रिजल्ट वाली में मत देखना, क्योंकि ये उन लोगों की लिस्ट है, रिजल्ट वाला आप देख सकते हो, बट ये उन लोगों की लिस्ट है जिनको DV के लिए कॉल किया गया है इसमें। ठीक है, वो कंप्लीट रिजल्ट की लिस्ट है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ मैं, और भी अगर किसी पोस्ट का अगर आया है DV के लिए उसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पोस्ट की DV की इंस्ट्रक्शंस के साथ एंड डेट के साथ। जय हिंद। और हाँ गाइस, ऑल द बेस्ट। ठीक है भाई, कमेंट बॉक्स में बताना यार कौन कौन जा रहा है और किस किस का हुआ है। और हाँ, DV एडमिट करने की वेबसाइट तो मैं आपको बता ही दूंगा। ठीक है, सफदरगंज हॉस्पिटल भाई, वही अभी MMC करके .NIC.in पे जाओगे। ठीक है, या फिर RSTC करके .in करके डालना तो भी आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का लिंक ओपन हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, HLL करके भी है, ठीक है, दोनों ट्राई कर लेना। ठीक है, बाकी मैं आपको लिंक में अभी थोड़ा वेरीफाई करके चेक करके आपको लिंक में डाल ही दूंगा डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।